अब अगला पॉइंट इसके अंदर कि वो टेंशन जो है वो हर पॉइंट पर सेम कैसे रहेगी, क्योंकि अगर टेंशन सिर्फ इसी पॉइंट पर बॉडी रहती तो वो तो सिर्फ वेट के अपोजिट होती, लेकिन जब ये बॉडी यहां से रोटेट करती हुई इस पॉइंट पर आएगी और ये इमेजिनरी सर्कल जो मैं बनाया इस पाथ में इस पॉइंट पर आएगी, तो देखें टेंशन और वेट एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में नहीं रहे। अब वेट तो हमेशा की तरह किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन टेंशन देखें यहां पर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट नहीं है। जो इस पॉइंट ओ पर थी अब ए पॉइंट पर वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट नहीं है, तो यहां पर टेंशन रिजॉल्व हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी दो कंपोनेंट्स में। तो देखें टेंशन तो यहां पर खड़ी है और टेंशन इतने एंगल से, जितने एंगल से ये डिस्प्लेस हुई, ओरिजिनल इस लाइन से लेके इस लाइन तक उसका एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अब इसके कंपोनेंट्स बनाए आप, तो जब आप कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले देखें जो थीटा है उसके सामने वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होगा, टी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो वेट के एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड टी कॉस थीटा। तो देखें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। अब वो चेंज क्या हुआ है कि जिस वक्त बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में सेंटर से चलती हुई इस पॉइंट पर आई, लेफ्ट साइड पर ए पॉइंट पर, उस पॉइंट पर उसकी टेंशन रिजॉल्व हो गई दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट बना एग्जैक्टली वेट के ऑपोजिट, सेंटर पर तो सारी की सारी टेंशन थी वेट, लेकिन यहां पहुंच के वेट को बैलेंस कर दिया इसके रिजॉल्व होने वाले दोनों कंपोनेंट्स में से एक ने, और वो कंपोनेंट कौन सा है, टी कॉस थीटा। जबकि टी साइन थीटा जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। और याद रखें जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसको रोटेट करवाने वाली फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती। जैसे हमारा वेट है, हम इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसको यहां पर अगर मैं किसी बॉडी को रस्सी के साथ अटैच कर दूं तो उस रस्सी के साथ लटकी हुई बॉडी का वजन बराबर होगा उसमें टेंशन के। तो एक्चुअली हम मेजर टेंशन कर रहे होंगे, लेकिन होगा वो किसके बराबर, वेट के। यहां पर आप देखें जब वो सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करने वाली बॉडी इस पॉइंट ए पर आई घूमते हुए कोन शेप में यहां पर पहुंची, तो इस पॉइंट पर टेंशन रिजॉल्व हो गई दो कंपोनेंट्स में, और वो दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है अब वेट के बराबर है, और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है वेट के। इट मींस वेट एंड कंपोनेंट ऑफ टेंशन व्हिच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द वेट विल बी कैंसल्ड। तो अब यहां से हम ये कंडीशन बना सकते हैं कि व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू 0, तो ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहां से ये क्लियर हुआ कि व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू 0 satisfies द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो है कंडीशन उसकी जरा देखें। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, नेट फोर्स या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ma। अब तमाम फोर्सेस जो इस पॉइंट ए पर एक्ट कर रही हैं उनमें से दो का कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अब ये 0 है, नेक्स्ट दो कंडीशन हो सकती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। इट मींस आइदर एक्सेलरेशन इज 0 और मास इज इक्वल टू 0। मास तो 0 हो नहीं सकता, अगर मास 0 हो जाता है तो फिर ये तो इमेजिन हो गया ना, तो इमेजिनरी नहीं है, इट इज एक्चुअली अ पेंडुलम which is not oscillating, it is in a circulating motion। और इस कंडीशन पर एक्सेलरेशन 0
और जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो आप कहते हैं एक्सेलरेशन इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0। और अगर आप इसका एंटी डेरिवेटिव में या इंटीग्रेशन में तो ये कैंसल आउट, विच रिप्रेजेंट्स velocity of a particle will be equal to 0। अब ये velocity कौन सी velocity है? This is a tangential velocity। अब वो 0 है, अगर मैं उस 0 को कांस्टेंट कहूं तब भी चलेगा, 0 is termed as constant। अब यहां पर बॉडी तो घूम रही है, velocity 0 हो नहीं सकती, लेकिन हमने उस 0 को क्या कह दिया? कांस्टेंट। तो इट मींस velocity is constant। और आप एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, v is equal to r ओमेगा। सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है, v is a tangential velocity, r is a radius जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा। सर्कल का साइज सेम है, रेडियस भी सेम है। अब ये सेम है तो डेफिनेटली इसको सेम होना पड़ेगा, और ये जो सेम हुई वो कौन सी चीज है? एंगुलर वेलोसिटी। और जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाए तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि दिस काइंड ऑफ मोशन विच आर वी स्टडीइंग इज एक्चुअली अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज का कांस्टेंट होना जरूरी है? एंगुलर वेलोसिटी। अब ये चीज ध्यान में रख लेनी है कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अब हम आगे चलते हैं, किस पॉइंट पर थे हम? इस ए पॉइंट पर, जहां पर पहुंचकर इस पेंडुलम के दो कंपोनेंट्स बन गए। किसके? टेंशन के, इस पेंडुलम की मोशन में। और एक कंपोनेंट जो है वो एग्जैक्टली वेट के क्या है? ऑपोजिट। वो उसे क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। जब वो उसे कैंसल करेगा तो यहां से कंडीशन क्या बनी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग along y axis is equal to 0। अब मैंने y axis इसलिए बोला, जरा देखिएगा, वेट और टेंशन का कंपोनेंट दोनों y axis की तरफ है, वर्टिकल एक्सिस पर है। तो अगर मैं यहां से टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनाऊं तो एक कंपोनेंट बनेगा t cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा t sin थीटा। t cos थीटा है कहां से कहां तक? O से लेकर ये बी तक, क्योंकि रस्सी के अलॉन्ग हमने यहां पर बना दिया, इट इज इक्वल टू ओ बी। और दूसरा कंपोनेंट है टी साइन थीटा, इट इज इक्वल टू ओ ए। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? वर्टिकल। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ? हॉरिजॉन्टल। अब कौन से वाला कंपोनेंट इन दोनों में से वेट को बैलेंस कर रहा है? वो आपको साफ दिख रहा है, टी कॉस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं t cos theta which is in upward direction is taken as positive, और weight which is vertically downward or opposite to t cos theta it is taken as negative। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 0, जो कि सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। और यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, t cos theta is equal to mg। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब अगर एक टेंशन खत्म हो गई, ये टेंशन ही तो है जिसकी वजह से ये घूमेगा, लेकिन एक टेंशन का कंपोनेंट खत्म हुआ ना, दूसरा तो मौजूद है। और दूसरा कंपोनेंट जो मौजूद है वो आपको दिख रहा है, वो कौन सा है? t sin थीटा। और जरा इसकी डायरेक्शन देखें, क्योंकि टेंशन इज अ फोर्स, और फोर्स जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और t sin थीटा जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्या है? सेंटर है, ऑपोजिट टू द रेडियस है। रेडियस इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ अ सर्कल, लेकिन जो t sin थीटा इट इज ऑपोजिट टू द रेडियस। जरा ध्यान में लें, जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसको घुमाने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के ऑपोजिट होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो देखिए ये t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को ओबे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये उसे घूमने पर मजबूर करेगा।
यहां पर तो पहुंच के टी cos थीटा ने उसे रोक दिया, लेकिन दूसरा कंपोनेंट है वो मजबूर करेगा उसके इस सीधे जाने वाले रास्ते को कर्व्ड पाथ में, एंड दिस पाथ व्हिच इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, this path is actually due to this component which is called t sin theta, and this path is actually due to centripetal force. तो हम ये कह सकते हैं t sin theta is equal to centripetal force. अब जरा कैसे इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ये ज़हन में रखें, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको ज़हन में रखना है आपने, इसको हमने आगे यूज करना है। तो पहली इक्वेशन में यहां पर रीराइट कर देता हूं, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, t sin थीटा, which is actually a horizontal component according to the sign conventions, but its direction is towards the center। तो हम ये कह सकते हैं this component provides a body जो कि पेंडुलम है, और वो कौन सा पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम है, provides a body and essential centripetal force to rotate in a सर्कुलर पाथ। तो हम ये कह सकते हैं t sin थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लॉजिक क्लियर हो गई। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आवर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, और उसको कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, ग्रेविटी ऑफ द सन, और वो सन की जो ग्रेविटी है वो मजबूर कर रही है उसे घूमने पर अराउंड द किस चीज के, इटसेल्फ। इसलिए वो ग्रेविटी बन जाती है कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और एग्जांपल, आप ये जानते हो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ होती है, और वो कौन सी चीज की वजह से मजबूरन है, घूम ही जा रहा है उस मजबूरी की वजह से, और वो मजबूरी उसको किसकी वजह से मिली, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो घूम रहा था। फिर उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फोर्स ने, और वो बन जाती है सेंट्रीपिटल। और यहाँ पर टी साइन थीटा है, और अब आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर r, और मैंने यहाँ पर कैपिटल R लिखा है। कैपिटल R इज एक्चुअली रेडियस ऑफ दिस पेंडुलम्स पाथ, और अब यहां से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल टू mv² ओवर r। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस के बाद हमने करना क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि कॉनिकल पेंडुलम के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसे घूमने पर मजबूर करने वाली फोर्स है, वो फोर्स है t sin थीटा, टेंशन का कंपोनेंट। अब ये घूम ही रहेगा। अब हम निकालना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी के, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी को हमने कहा था कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब यहां तक का एक रिजल्ट तो ये हुआ। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, कौन सी चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, इस वेलोसिटी को।